हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि कवर करता है ओनली अ सिंगल आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 368। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। दिस डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी अमेंडमेंट की जाएगी उसका क्या प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में ये बताता है। सबसे पहले ये अमेंडमेंट वर्ड हमने बहुत ज्यादा यूज किया है, जितनी भी सीरीज में मैंने आर्टिकल कवर किए मैक्सिमम ये है। इसका मतलब क्या है? अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव करना, चेंजेस करना किसी चीज के अंदर। तो उसी तरीके से संविधान के अंदर अगर चेंजेस करने हैं उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, उस सभी को कवर करता है आर्टिकल 368, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का है। यूपीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इस आर्टिकल से बहुत ज्यादा टाइम्स जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि अपने आप में ही बहुत लंबा आर्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहाँ से आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इसे बोरो किया गया था, इस फीचर को, फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से बोरो किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट कहता है कि ब्रिटेन और यूएसए ने ये भी कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए, ना ही रिजिड होना चाहिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो कि इंडिया में इम्प्लीमेंट है एट दिस करंट टाइम। फ्लेक्सिबल का मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई भी कभी भी आके चेंजेस कर दे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और रिजिड का मतलब कि इतना भी सख्त ना हो कॉन्स्टिट्यूशन कि उसमें कुछ चेंजेस भी ना किए जाएं अगर वो नागरिकों के अधिकारों का खनन भी कर रहा है। तो इन इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है दैट इज मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। सेकंड है कि फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया साउथ अफ्रीका से आया, बट ये स्टार्ट कहाँ से हुआ इंडिया के अंदर? तो केशव नंदा भारती केस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने पहले भी कवर किया था इन द स्टार्टिंग आर्टिकल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसने इनिशिएट किया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। अब जब भी ये केस आएगा तो आपके दिमाग में एक डेट जो है वो स्ट्राइक हो जानी चाहिए। व्हाट इज दैट? दैट इज अप्रैल 24th 1973, जब इस केस की जजमेंट सुनाई गई थी आफ्टर 68 डेज। अब इस केस के अंदर थोड़े से मैं पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, ऑलरेडी कवर किया हुआ है ये। 13 जज जो थे उनका बेंच था इसके अंदर, राइट, और ये आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा बेंच रहा है। इसके अलावा ये केस जो था 7:6 की मेजोरिटी से जीता गया था। बहुत ही थिन मेजोरिटी है ये, बट फिर भी चलो जीता गया था। सेकंड पॉइंट बताता है कि केशव नंदा जो थे उन्होंने चैलेंज किया था केरला गवर्नमेंट को ऑन केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 के अंदर एंड रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो भी थी केरला लैंड रिफॉर्म्स की, 24th अमेंडमेंट, 25th, 29th, इनको चैलेंज किया था केशव नंदा भारती जी ने, और वो जीत भी गए थे इसके अंदर। चलिए इसका बाद में देखते हैं क्योंकि ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब आर्टिकल में क्या है, आउटपुट क्या आई इस पर्टिकुलर केस की। पार्लियामेंट ने ये कहा कि पार्लियामेंट में अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट बदलाव करने का अधिकार किसके पास रहता है। ऑप्शंस में आ जाते हैं आपके पास कि पार्लियामेंट या फिर मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आंसर रहेगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो उन्हीं के पास अधिकार रहता है कि वो अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बट जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने भी चेंजेस करते रहे, अमेंडमेंट करते रहे, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। देखते हैं प्रोसीजर के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए प्रोसीजर क्या रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। अब ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था यूपीएससी 2013 के अंदर, तो इम्पोर्टेंट है ये कि कहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। तो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। सेकंड कहते हैं कि जो ये बिल इंट्रोड्यूस होगा इसे कौन करेगा इंट्रोड्यूस? कोई भी मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर पार्लियामेंट का। मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर। मिनिस्टर तो आप समझ के कौन होते हैं, प्राइवेट मेंबर क्या है? प्राइवेट मेंबर होगा मिनिस्टर के अलावा जो भी मेंबर होगा पार्लियामेंट का, जैसे कि एमपी रहते हैं तो वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा कोई भी जो मेंबर रह रहा है पार्लियामेंट का वो इंट्रोड्यूस करेगा और उसे कहा जाएगा प्राइवेट मेंबर। थर्ड पॉइंट कहता है कि जब भी अमेंडमेंट बिल जो है उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा, उसे डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्लियामेंट में। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2022 के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी।
फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर ऑन दिस पर्टिकुलर बिल, तो कोई भी ज्वाइंट सिटिंग जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं की जाएगी, कोई प्रावधान ही नहीं है मतलब इसका। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो असेंड करेंगे बिल को, उनके पास वीटो पावर नहीं रहती इसके अंदर। असेंड का मतलब क्या होगा कि जब भी उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आएगा तो उन्हें उसे पास करना पड़ेगा, मतलब मैंडेटरी है ये। वो ना उसे विदड्रॉ कर सकते हैं, ना कैंसिल कर सकते हैं, ना ही विदहोल्ड कर सकते हैं, ना ही वो रिटर्न कर सकते हैं पार्लियामेंट के पास। उन्हें असेंड ही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2022 के अंदर। वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर केस के अंदर प्रेसिडेंट अपने। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजोरिटी के बारे में। तीन तरीके की मेजोरिटी रहती है नॉर्मली: सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन। अब जो सिंपल मेजोरिटी है इसका सबसे पहला पॉइंट कि ये आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आती, बट क्योंकि ये मेजोरिटी का एक पॉइंट है तो इसको हम कवर कर लेंगे। बट ये रिमेंबर रखना है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि आर्टिकल 368 डज नॉट कवर सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के अंदर नॉर्मल होता है, जैसे अब डे टू डे लाइफ में भी आप सपोज प्लान कर रहे हो, फ्रेंड्स हो, 10 फ्रेंड्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमने बाहर आउटिंग करने जाना है, बट कुछ कह रहे हैं कि नहीं हम घर पे रहेंगे वीकेंड के दिन। तो अगर 10 फ्रेंड्स हैं, 6 जो है वो मेजोरिटी में कह रहे हैं कि हम बाहर घूमने जाएंगे, बट 4 जो है वो माइनॉरिटी में है, वो घर पे रहना चाहते हैं, तो मेजोरिटी विन करेगी, राइट, वोटिंग के टाइम पे। मेजोरिटी अब दो तरीके की है, जैसे लोकसभा है हमारे पास, उसके अंदर सपोज 543 मेंबर्स हैं, राइट, बट हमें चाहिए मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए कि आपके पास 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, बट वोटिंग के टाइम पे जो प्रेजेंट है वो 50 हैं, उन्होंने ही वोटिंग की, बाकियों ने छोड़ दी, किसी भी एक्स वाई जी रीजन की वजह से वोटिंग नहीं की। तो मेजोरिटी के लिए आपको क्या चाहिए, हाफ ऑफ दिस, मतलब कि 25 प्लस 1, 26 जो है वो मेजोरिटी लगेगी आपको, जो अमेंडमेंट है या फिर जो भी सिनेरियो है उसको पास करने के लिए। सेकंड इज स्पेशल मेजोरिटी। सेकंड है इसके अंदर स्पेशल मेजोरिटी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इसे ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि थर्ड जो है इसी के साथ लिंक करता है डायरेक्टली। स्पेशल मेजोरिटी के अंदर मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स एंड प्लस मेजोरिटी ऑफ ग्रेटर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब सबसे पहले इसके अंदर जो कंडीशन है वो एंड की है, मतलब कि ये फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेकंड भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स। मान लीजिए लोकसभा के अंदर 543 मेंबर्स हैं, ठीक है, 543 का हाफ कितना हो गया, 271। 271 नहीं चलेगा, उससे मेजोरिटी चाहिए तो 271 से ज्यादा होनी चाहिए, 272 या फिर उससे ज्यादा। तो 272 प्लस सेकंड केस क्या होगा हमारे पास, मेजोरिटी ऑफ ग्रेटर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए 543 तो टोटल थे, बट जो प्रेजेंट एंड वोटिंग कर रहे हैं वो 100 ही है, तो 100 का हाफ कितना हुआ, 2/3 सॉरी, इंटू 2/3, तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 66। तो हमें 66 यहाँ से चाहिए, 272 यहाँ से चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी जो है स्पेशल मेजोरिटी जो है वो विन करेगी। इसी तरीके से जो थर्ड आती है वो आती है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन। स्पेशल मेजोरिटी तो सेम यही रहेगी जो हमने पहले कवर की, ये वाले पॉइंट्स दोनों, इसके साथ स्टेट रैटिफिकेशन आ जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जरूरी क्यों होती है। ये जरूरी होती है जब भी फेडरल प्रोविजंस जो होते हैं वो अंडर अमेंडमेंट होते हैं। फेडरलिज्म क्या होगा, इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है, राइट, कुछ एक पावर्स जो है वो यूनियन के पास है, इसके अलावा स्टेट्स के पास भी पावर है, उनके पास भी पावर रहती है, वो किस तरीके से अपनी स्टेट को चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही लाई करती है। तो ये जो डिवीजन हो जाएगा हमारे पास, यूनियन के पास पावर्स प्लस स्टेट्स के पास पावर, इसके अलावा स्टेट्स के अंदर अलग अलग डिवीजन पावर जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर किस तरीके से मेजोरिटी या फिर वोटिंग होगी, तो प्लस स्पेशल मेजोरिटी तो आएगी इसके अंदर। इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर रहेंगे एटलीस्ट 50% या फिर उससे ज्यादा जो है वो एग्री होने चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी हमने देख ली। अब स्टेट्स कितनी है इंडिया के अंदर, राइट नाउ 28 है। तो जब भी हमें ये थर्ड वाला सिनेरियो चाहिए होगा तो 28 का हाफ कितना हो जाएगा, 14। 14 स्टेट या फिर उससे ज्यादा स्टेट्स जो है वो एग्री होने चाहिए फॉर मेकिंग दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स। अब जो स्टेट्स के पास ये जाएगी स्पेशल मेजोरिटी स्टेट रेटिफिकेशन, इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती, वो कितने भी टाइम में रिप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो विदड्रॉ भी कर सकते हैं अपने जो भी चेंजेस होंगे या फिर एग्रीमेंट होंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर स्टेट रेटिफिकेशन का। नेक्स्ट हम कवर करेंगे कि कौन कौन से केसेस जो हैं वो कवर किए जाते हैं सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड थर्ड सिनेरियो के अंदर। थर्ड थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैं ऐसे ही बोल रही हूँ।
तो सिंपल मेजोरिटी जो है उसके अंदर ये मैंने लिस्ट बना रखी है। एक केस देख लेते हैं जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी। सेकंड है स्पेशल मेजोरिटी। इसका यूज किया जाता है फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट्स में, डीपीएसपी, ऑल अदर जो नॉट इन द लिस्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी। सिंपल मेजोरिटी के अंदर, सिंपल स्पेशल मेजोरिटी, स्टेट रेटिफिकेशन के अंदर जो भी सिनेरियोस नहीं आएंगे वो भी इसके अंदर कवर किए जाएंगे। अब इसके अंदर यूज किया गया था जब 10% रिजर्वेशन दी गई थी टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तब स्पेशल मेजोरिटी का यूज किया गया था। ये मैं केस सिनेरियोस यहाँ पे लिख रही हूँ, एक एक आपको एग्जांपल जो है वो थोड़ा सा समझ आ जाए। थर्ड है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। इसको यूज किया गया था 101st अमेंडमेंट के अंदर, जो कि डील करता है जीएसटी के साथ। आर्टिकल 368 के अंदर कोई अमेंडमेंट होनी होगी, वो भी इटसेल्फ आएगी स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन के अंदर ही। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54-55, एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से डील करते आर्टिकल 124 एंड 244 की अमेंडमेंट्स इसके थ्रू की जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जीएसटी काउंसिल, 7th शेड्यूल 3 लिस्ट आती है इसके अंदर, स्टेट, सेंटर एंड कंकरेंट लिस्ट, आर्टिकल 246 की उसकी अमेंडमेंट्स भी इस प्रोसीजर के द्वारा की जाएंगी। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट इज द लास्ट वन। तो ये है हमारे पास केस स्टडीज और सिनेरियोज जिनके अंदर मेजोरिटीज का यूज किया जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी है, सिंपल स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। अब ये जो दो है ये आती हैं आर्टिकल 368 के अंदर, राइट। तो हमने कवर कर लिया इसके अंदर आर्टिकल 368। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने शॉर्ट शॉर्ट से पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको अगर नोट्स पे बनाने हो तो आपको ईजी रहे। अगर इसके अंदर कोई पॉइंट लेफ्ट आउट हो गया हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों से भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।